चलिए तो समझ लेते हैं कि हमारा एजेंडा क्या है, कौन से पॉइंट्स पे हम आगे डिस्कस करने वाले। तो एक जल्दी से मैं आउटलाइन कर देता हूं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शनल टेस्ट वर्सेस फुल लेंथ मॉक टेस्ट की, कि इनको यूज कैसे करना चाहिए, सेक्शनल टेस्ट से क्या फायदा मिलता है और फुल लेंथ मॉक टेस्ट कैसे अलग है उससे। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। फिर साथ में हम देखेंगे कि आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, शेड्यूल आप कैसे बनाओगे कि आप 25 मॉक टेस्ट एंड कम से कम 18 सेक्शनल टेस्ट लिख सको, ठीक है। एंड साथ में आपकी कौन सेक्शन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो अलग अलग स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा। जैसे स्प्लिट स्ट्रेटेजी होती है, राउंड 1 राउंड 2 स्ट्रेटेजी होती है, तो वो क्या होती है, उसको आप कैसे ट्राई कर सकते हो, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और आपके टारगेट्स क्या होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 95 मार्क परसेंटाइल लाना है कौन सेक्शन में, या 99 लाना है, या 99.9 लाना है, तो आपके टारगेट्स आपको क्या सेट करने होंगे, तो वो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। सिमिलरली हम LRDI सेक्शनल स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी की बात करेंगे, क्या एक्यूरेसी आपके परसेंटाइल को अफेक्ट करती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड देन हम लोग मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, कि मॉक टेस्ट लिख लिया तो उसको एनालाइज कैसे करना है, कितना समय कितने कौन से सेक्शन में हमें डालना चाहिए, क्या जो क्वेश्चन हमारे करेक्ट हुए हैं उसको भी हमें सॉल्व करना चाहिए, वापस देखना चाहिए। तो ये चीज़ों पे भी बात करेंगे। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको एक प्रॉपर स्कोर ट्रैकर प्रोवाइड करूंगा, एक एक्सेल शीट, डाउनलोडेबल एक्सेल शीट प्रोवाइड करूंगा, तो कहाँ से डाउनलोड करिए वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले हम शुरू करते हैं कि हमारा यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट वर्सेस फुल लेंथ मॉक टेस्ट में क्या डिफरेंस है, उसको पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा आपको बताया कि आपके कैट एग्जाम में 3 सेक्शन होते हैं, टाइम बेस्ड टेस्ट है, मतलब आपके हर एक सेक्शन के लिए आपको 40 मिनट का समय मिलता है। तो सेक्शनल टेस्ट आपका क्या होता है कि आप एक स्पेसिफिक सेक्शन का 40 मिनट का टेस्ट ले रहे हो, ठीक है। अब उसको हमें कब लेना चाहिए, तो यूजुअली स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करता हूं कि जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, जैसे ही अगर आपके थोड़े से कॉन्स के कॉन्सेप्ट हो गए, थोड़ा सा LRDI हो गया, थोड़ा सा VRC हो गया, तो आप वो रिस्पेक्टिव सेक्शन का टेस्ट से शुरू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्वांट में अरिथमेटिक कंप्लीट कर लिया, तो मैं क्या करूंगा, सीधा मॉक टेस्ट से शुरू करने की जगह पे सबसे पहले क्वांट का सेक्शनल टेस्ट लिखूंगा। सिमिलरली एक LRDI का सेक्शनल टेस्ट लिखा, तो इससे आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हो टेस्ट के साथ में, ठीक है। क्योंकि 2 घंटे का पेपर सीधा लिखना स्टूडेंट्स को थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, तो उस केस में आपकी मॉक टेस्ट को जर्नी शुरू करने के लिए आप शुरू सेक्शनल टेस्ट से करते हो। तो एक तो ये हो गया। फिर आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जब आप इनिशियल डेज है आपके, तब आप फिर से सेक्शनल टेस्ट नहीं लिखते हो। यूजुअली आप सेक्शनल टेस्ट अवॉइड करोगे जब तक आपका एक कंसिडरेबल पोर्शन कंप्लीट ना हो जाए। बट यस, आप मॉक टेस्ट कंटिन्यूसली लिखते रहोगे। जैसे अगर आपका 30% भी सिलेबस हुआ है, आप मॉक टेस्ट लिखना शुरू कर दोगे, क्योंकि उससे काफी सारे आपको एडवांटेजेस मिलते हैं। जैसे आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा, आपके क्वेश्चन सिलेक्शन बेहतर होगा। तो जो मैंने आगे भी बताया था कि यार हमें वेट नहीं करना चाहिए कि हमारा पूरा सिलेबस हो जाए उसके बाद में मॉक टेस्ट लिखे, उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए। तो वो पॉइंट तो सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। तो लेकिन सेक्शनल टेस्ट जो है वो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में पहले हमने 1-2 सेक्शनल टेस्ट लिख दिए, फिर हम सेक्शनल टेस्ट नहीं लिखेंगे। फिर हम लास्ट में सेक्शनल टेस्ट को कैसे यूज करेंगे, तो हमारे जो भी सेक्शन में हमारा परफॉर्मेंस कम है उसको बेहतर बनाने के लिए हम वो सेक्शनल टेस्ट को यूज करते हैं। तो जैसे अगर मेरा सपोज 60-70% सिलेबस हो गया, ठीक है, और कहीं ना कहीं अभी भी कौन सेक्शन में मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या VRC सेक्शन में मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक वीक के अंदर 5 दिन कंटिन्यूसली मैं सेक्शनल टेस्ट लिखूंगा। मतलब हर रोज मैं VRC का एक सेक्शनल टेस्ट लिखूंगा और उसको अच्छे से एनालाइज करूंगा। तो नेक्स्ट मॉक जब मैं संडे को लिखता हूं, तब तक मेरा VRC का एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाए और मेरी प्रिपरेशन थोड़ी सी अलग लेवल पे चली गई होगी। तो उससे मुझे वो जो ओवरऑल मेरा मॉक टेस्ट है उसमें मुझे एडवांटेज उसका मिलेगा। तो हम लोग सेक्शनल टेस्ट को यूजुअली जो भी वीक सेक्शन है उसको इंप्रूव करने के लिए करते हैं। तो अगर आप देखोगे, रेयरली कोई स्टूडेंट ऐसा होगा कि उसके तीनों सेक्शन एकदम बराबर है। हमेशा आपका ऐसा होता है कि 2 सेक्शन थोड़े से बेहतर है, एक सेक्शन थोड़ा सा पीछे चल रहा है। तो जो भी सेक्शन पीछे चल रहा है, जिसमें आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लग रहा है, उसके आप सेक्शनल टेस्ट लिखोगे। उम्मीद करता हूं ये पार्ट आप सबको क्लियर है। अब हम बात करते हैं आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, कैसे हम ये श्योर करें कि 25 मॉक टेस्ट हम लिख ले एंड 18 सेक्शनल टेस्ट लिखे। तो यहाँ पे मैंने आपको एक टेंटेटिव शेड्यूल दिया है दोस्तों। मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है कि आपने अगस्त में प्रिपरेशन शुरू किया होगा। अगर आपने बहुत रिसेंटली प्रिपरेशन शुरू किया है तो शायद ये मॉक्स आप इतने अचीव ना कर पाओ, क्योंकि आप तुरंत इस महीने में 4 मॉक टेस्ट ना लिख पाओ। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कम से कम अगस्त से शुरू कर दिया होगा। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप सितंबर में कम से कम 4 मॉक टेस्ट लिखो। अगर आप 4 से ज्यादा लिख पा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन 4 मॉक टेस्ट लिखो एंड हर एक सेक्शन का टेस्ट लिख लो, ठीक है। अज्यूमिंग कि आपने अभी रिसेंटली शुरू किया है, मतलब अगस्त एंड में या मिड ऑफ अगस्त शुरू किया है, तो ये सेक्शनल टेस्ट आपको इस महीने में सिर्फ 3 सेक्शनल टेस्ट लिखने हैं, ठीक है। फिर अक्टूबर में आप क्या करोगे, जैसे आपका थोड़ा ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको साइड बाय साइड मॉक टेस्ट तो लिखनी ही है, थोड़े से और सेक्शनल टेस्ट लिखोगे, पर्टिकुलरली वो सेक्शन के
जहां पे आपको अपना परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो उस सेक्शन के आप टेस्ट लिखोगे। और फिर नवंबर में आपको मॉक टेस्ट तो लिखने ही लिखने हैं एंड सेक्शनल टेस्ट लिखने हैं। वंस अगेन आप वो सेक्शनल टेस्ट ज्यादा लिखोगे जिसके अंदर आपका स्कोर कम आ रहा है। जैसे अगर आपका क्वांट के अंदर 30 मार्क्स आ रहे हैं, वीआरसी में 35 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन एलआरडीआई में कभी 15 आते हैं, कभी 25 आते हैं, सैट सिलेक्शन अभी भी श्योर नहीं हुआ है, तो आप एलआरडीआई के थोड़े ज्यादा सेक्शनल टेस्ट उस टाइम पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल आपको टारगेट करना है कि आप 25 मॉक टेस्ट लिखो एंड 18 सेक्शनल टेस्ट लिखो। तो ये शेड्यूल को आप एज ए रेफरेंस रख सकते हो। अब थोड़ा सा यहां पे बात कर लेते हैं कि कौन की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। उससे पहले दोस्तों, अनअकैडमी ये कमिंग संडे को एक ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, तो इसको जरूर से अटेंड करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको एक अच्छी प्रैक्टिस मिल जाए। जब भी आप अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करते हो और फर्स्ट टाइम कोई भी चीज एक्सेस करते हो, तो एक अनलॉक कोड आपको पूछेगा, तो आप ये शाह10 अनलॉक कोड यूज कर सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिससे आप मेरे काफी सारे फ्री मैराथन्स क्वांट के और एलआरडीए के एक्सेस कर पाओगे, तो इसको जरूर से चेक करना। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको इस तरीके का एक पेज दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने काफी सारे फ्री डीपीपी स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो और उस सबके आपके वीडियो सोल्यूशन मैंने रिलीज किए हुए हैं। ठीक है, तो गाइस जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे डीपीपी 1 %1, तो आप परसेंटेज के डीपीपी को चेक कर पाओगे। सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप पे जाना है, अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लेना है ताकि आप ये सारे लिंक्स को एक्सेस कर पाओ। यहाँ पे आपको कम से कम 1000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और ये हाई क्वालिटी क्वेश्चन है। अगर आप एक बार ट्राई करोगे आपको समझ में आएगा कि काफी सोच समझ के ये क्वेश्चन को बनाए गए हैं, कीपिंग इन माइंड द करंट कैट लेवल। ठीक है, तो फिर उसका वीडियो सोल्यूशन होगा, फिर %2 का डीपीपी, फिर उसका वीडियो सोल्यूशन। इसमें स्क्रॉल करोगे उस तरफ तो और आपको डीपीपी देखने को मिलेंगे, राइट। तो सिमिलरली आपको एलआरडीआई के भी काफी सारे फ्री सेट्स मिल जाएंगे, ये कंप्लीटली फ्री मटेरियल के लिंक्स है, राइट। तो इसको जरूर से एक्सप्लोर करना, काफी फायदा होगा। टॉपिक पे वापस आ जाते हैं दोस्तों और कॉर्ड सेक्शन की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। ठीक है, तो कौन सेक्शन में सबसे पहले तो बात ये आती है कि सर कैसे अटेंड करिए सेक्शन को, राइट। मतलब स्टूडेंट्स ज्यादातर टाइम क्या करते हैं कि शुरू करते पेपर को, जो आया वो अटेम्प्ट किया, जो नहीं आया उसको छोड़ते गए और आगे बढ़ते जाते। कोई क्वेश्चन में 10 उनके कभी कभी 5-7 मिनट भी चले जाते हैं। ठीक है, और ज्यादातर टाइम स्टूडेंट्स के साथ में इनिशियल मॉक्स में ये होता है कि वो आखिरी क्वेश्चन को देख ही नहीं पाते या आखिरी 5-6 क्वेश्चन को देख नहीं पाते। और यहां पे ही जब आप अर्ली मॉक टेस्ट लिखना शुरू करते हो, आप अपनी स्ट्रैटेजीज को फाइन ट्यून कर सकते हो, राइट। तो गाइस यहां पे मैं आपको 2 स्ट्रैटेजी बताता हूं। सबसे पहला है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्ट्रैटेजी, और उसके बाद में हम बात करेंगे स्प्लिट स्ट्रैटेजी की। तो क्या है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने मॉक्स में ये दोनों स्ट्रैटेजी को यूज करो। कम से कम 3 मॉक में आप राउंड 1, राउंड 2 ट्राई करो, फिर और 3 मॉक्स के अंदर आप स्प्लिट स्ट्रैटेजी ट्राई करो और देखो आपके लिए क्या वर्क करता है, राइट। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको लगता है तो आप उसको अपने हिसाब से थोड़ा और कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 क्या है, समझो बात को दोस्तों। यहां पे यस, यूजुअली मैं स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूं कि आपके पेपर के अंदर आप पहले जो 15 मिनट होते हैं, ठीक है, पहले 15 मिनट या फिर 20 मिनट, डिपेंडिंग कि आपका कौन कितना स्ट्रांग है। तो मैं यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं कि पहले 15 मिनट में आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन 1 से आपको क्वेश्चन 22 तक चले जाना है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं यहां पे सजेस्ट करूंगा दोस्तों, काफी बार स्टूडेंट्स ये करते हैं कि सर मैं पहले पूरा पेपर देख लेता हूं फिर उसमें से पिक करूंगा। इस कैट एग्जाम में ये वर्क नहीं करता है। खास करके जो अभी का स्ट्रक्चर है, 40 मिनट का टाइम मिलता है। देखो अगर आपको 1 घंटे का समय मिलता, शायद आप 2-3 मिनट स्पेंड करके पूरा पेपर देख सकते थे, लेकिन यहाँ पे 40 ही मिनट का समय है। तो मैं सजेस्ट करूंगा क्वेश्चन को ऐसे देखने में टाइम वेस्ट मत करना, उससे कुछ नहीं पता चलता है। उससे नजर डालिए, आपको पता चलेगा हाँ एक सर्कल का क्वेश्चन, एक अरिथमेटिक का है, एक आपका पीएनसी का है। लेकिन पीएनसी का क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है, सर्कल का क्वेश्चन क्या इजी है, ये कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो वो 2-3 मिनट मोस्टली वेस्ट हो जाते हैं आपके। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करो, पहले 15 मिनट में, जिसको हम राउंड 1 कहते हैं, आप क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 22 तक चले जाओ और आपको टारगेट सेट करना है कि आपको 3 से 4 इजी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने सारे टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर किए, आपको 3 से 4 इजी क्वेश्चन मिलेंगे। देखो यहां पे मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 7 से 8 इजी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, बट 3 से 4 इजी क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। इजी कहो या डूएबल क्वेश्चन करो, जो जल्दी से हो जाते हैं वैसे वाले। ठीक है, तो आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन का टारगेट सेट करना है। अगर आप 3 भी क्वेश्चन करते हो चलेगा। तो आप क्या करोगे, पहला क्वेश्चन आपने देखा बहुत डिफिकल्ट है, छोड़ दिया। दूसरा क्वेश्चन आपने देखा अगेन बहुत डिफिकल्ट है, छोड़ दिया। तीसरा क्वेश्चन आपने देखा कि मॉडरेट है, डूएबल है,
लेकिन ये इजी नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे, सॉल्व नहीं करोगे, आप उसको सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू करोगे। चौथा क्वेश्चन आपने देखा अगेन डिफिकल्ट है, छोड़ दिया। पांचवा क्वेश्चन आपको दिखा इजी है, मतलब लपकने जैसा क्वेश्चन है जो आपको पता है, एलओडी 1.5 कह सकते हो। मतलब क्वेश्चन आपने देखा, माइंड के अंदर सीधा अप्रोच बना, कैलकुलेशन के अंदर भी आपको दिख रहा है कोई ज्यादा चैलेंजेस नहीं है, तो ऐसी क्वेश्चन को आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। फिर छठा सातवां क्वेश्चन वापस डिफिकल्ट आया, छोड़ दिया। आठवां नौवां क्वेश्चन आपको लगा कि ट्रिकी है, मॉडरेट है, लेकिन हो सकता है, लेकिन ईजी नहीं है, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे। सो आइडियली ये जो 15 मिनट है उसके अंदर आपको ये ट्राई करना है। अब ये 15 की जगह पे 17 मिनट भी हो सकता है या 20 मिनट भी आप ले सकते हो, बट आपको ये ट्राई करना है कि आप 3 से 4 जो वो इजी क्वेश्चन थे पेपर में सबसे इजी वो उठा लो, एंड साथ में आपको आगे क्या करना है, आगे के 20 मिनट में आपको कौन से 5-6 क्वेश्चन करने हैं या 7-8 क्वेश्चन करने हैं, उसको आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। अब ये मैं एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं जो टारगेट कर रहा है कि यार मेरे 98-99 परसेंटाइल आ जाए। अगर आप 100 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो तो आपकी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि 15 मिनट के अंदर या 20 मिनट के अंदर आप 8 से 9 क्वेश्चन कर लो या 10 क्वेश्चन कर लो, और साथ में और 5-6 क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू कर लिए, क्योंकि अगर आपको 99.9 परसेंटाइल लाना है तो आपको 15 से 16 क्वेश्चन करने होंगे कौन सेक्शन में, या मे बी 17 क्वेश्चन करने होंगे। तो इसलिए आप पहले राउंड में जो सारे इजी या क्विकली डुएबल है वो कर लिए, और दूसरे राउंड में आपने क्या किया, जो और डुएबल क्वेश्चन थे लेकिन थोड़े ज्यादा टाइम लेंगे उसको आपने कर लिया। समझ में आया? तो इसलिए मैं इसको राउंड 1 राउंड 2 कहता हूं। इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि आपने देखा ही नहीं, राइट। दूसरा जो हम कहते हैं कि ऑलवेज ग्रैब द लो हैंगिंग फ्रूट्स, जो सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं उसको पहले पकड़ लेना है, तो हमने वो भी कर लिया, ठीक है। और साथ में हमने ये भी श्योर कर लिया कि कौन से क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करना है, कौन से क्वेश्चन हमें बाद में करने, तो वो भी हमारे पास में एक रिपोजिटरी बन गई। अब यहाँ पे ध्यान एक चीज का ये रखना है कि काफी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 20 मिनट तो उन्होंने स्पेंड किए, 4 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, लेकिन 20 मिनट के बाद में उन्होंने कम से कम 11 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू कर दिए थे, और 11 क्वेश्चन आगे के 20 मिनट में सॉल्व ही नहीं होने वाले आपसे। अगर मैं मान लेता हूं कि क्वांट आपका इतना स्ट्रांग नहीं है, राइट, तो आपको यहां पे ये चीज का ध्यान रखना है, ये पूरा जजमेंट है कि यार मैं कितने क्वेश्चन को मार्क करूंगा। तो ये आपको मॉक टेस्ट से पता चलेगा कि मॉक टेस्ट आप जब लिखते हो तो उसमें आपको पता चलेगा ऑन एन एवरेज मैं 8 क्वेश्चन कर पाता हूं, तो अगर ऐसा ही पेपर आता है तो मैं कितने क्वेश्चन करूंगा, 8 से 9 क्वेश्चन करूंगा कि नहीं। तो पहले राउंड में मुझे 4 क्वेश्चन करने और मुझे 5 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू चाहिए, या फिर मैं 6 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करता हूं जिसमें से मैं 5 क्वेश्चन कर लूंगा, तो 4 + 5 मेरे 9 क्वेश्चन हो गए, विच विल श्योरली एंश्योर कि मेरे 98 परसेंटाइल के आसपास आ जाए। आर गेटिंग दिस पॉइंट? अगर आपका कौन स्ट्रांग है, आप 15 क्वेश्चन टारगेट कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपके टारगेट्स वेरी होंगे, लेकिन मार्क फॉर रिव्यू आप उतने ही करोगे जितने आप करने वाले हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 15 मार्क फॉर रिव्यू कर दिए और उसमें से आप 4 भी नहीं कर पाए, तो ये इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये पहली स्ट्रेटजी हो गई। उम्मीद करता हूं सबको ये समझ में आ गई है। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है प्लीज कमेंट्स के अंदर मुझे मेंशन करना, और अगर आप ये स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करते हो और आपको इससे फायदा मिलता है तो भी वापस आके एक बार कमेंट्स में मेंशन करना, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स उसको यूज कर पाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्प्लिट स्ट्रेटजी की। सो स्प्लिट स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं, पूरे पेपर को क्लियरली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 40 मिनट है तो 20 मिनट एंड 20 मिनट। पहले 20 मिनट में मुझे क्वेश्चन 1 to 11 करना है, क्योंकि टोटल 22 क्वेश्चन है, तो मेरे 11 क्वेश्चन के लिए मुझे सिर्फ 20 मिनट स्पेंड करना है, और आगे के 20 मिनट में मुझे क्वेश्चन 12 to 22 करना है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? अब यहां पे क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि आपने अगर 1 to 11 क्वेश्चन उठाए तो उसमें शायद 2 ही इजी क्वेश्चन है, बाकी ज्यादातर डिफिकल्ट एंड मॉडरेट क्वेश्चन है। तो आप यहां पे ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि यार मैं 20 मिनट मुझे यहां पे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, शायद पीछे की तरफ इजी क्वेश्चन होंगे, तो आप वंस अगेन थोड़े इजी वाले क्वेश्चन कर लोगे, मॉडरेट क्वेश्चन कर लोगे, और एक आध 2 क्वेश्चन अगर आपका समय खत्म होने को आए तो फिर आप मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे, या फिर आप सिर्फ 15 मिनट वो सेक्शन में स्पेंड करोगे और आप दूसरे पार्ट में चले जाओगे, 12 to 22 में चले जाओगे, ठीक है। और वहां पे आपने देखा कि मुझे थोड़ी ज्यादा इजी क्वेश्चन देखने को मिल रहे, तो आप उसको अटेम्प्ट करोगे, राइट। बट यहां पे प्रॉब्लम ये आता है कि दोस्तों आपको पता नहीं है कि इजी क्वेश्चन ओवरऑल कहां पे है। ऐसा भी हो सकता है कि इजी क्वेश्चन इक्वली स्प्रेडेड है, तब ये स्ट्रेटेजी काफी अच्छी काम करती है, लेकिन अगर पहले के सारे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है और आखिरी में बहुत ईजी है, या वाइस वर्सा, तो ये स्ट्रैटेजी इतनी इफेक्टिवली वर्क नहीं करती है। बट स्टिल आप ये तरीके से भी ट्राई कर सकते हो, अगर इसमें आप थोड़ा सा अपना कस्टमाइजेशन जोड़ सको, और अगर आपके लिए वर्क करती है, आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे, इररिस्पेक्टिव कि पेपर मेरा डिफिकल्ट है, इजी है, मॉडरेट है, क्या है, अगर मुझे इसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है तो मैं ये स्ट्रैटेजी को यूज कर सकता हूं। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको दोनों स्ट्रैटेजी को ट्राई करना है,
और फिर आप डिसाइड करोगे कि आपके लिए कौन सा स्ट्रैटेजी वर्क करता है। मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना क्या इनमें से कोई भी स्ट्रैटेजी अभी तक आपने यूज करी है, या फिर अगर आपने यूज करी है तो आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी वर्क करती है, ठीक है। और अगर आपने कुछ उसमें मॉडिफिकेशन किए तो वो भी आप बता सकते हो, तो अदर स्टूडेंट्स भी उससे क्यू ले सकते हैं। चलो, तो ये पार्ट आपका हो गया। अब यहाँ पे एक चीज हम समझ लेते हैं, क्वांट के अंदर क्वेश्चन सिलेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ये तो एलआरडीआई और वीआरसी में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वांट के अंदर आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो काफी बार आप क्या करते हो कि कुछ क्वेश्चन के अंदर स्टक हो जाते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि आइडियली कौन सा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा पर्टिकुलरली क्वांट के अंदर। तो मैंने क्वेश्चन जहां पे देखा और देखते ही मेरे माइंड में उसका एक अल्गोरिदम बन रहा है कि इसमें पहला स्टेप ये होगा, फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। और मुझे पता चल रहा है कि इसमें सॉल्व करते समय ऐसा कोई इक्वेशन बनेगा, तो इतना टाइम मेरा लगेगा, मतलब मेरे माइंड में एक अप्रोच तैयार हो रहा है और साथ में टेंटेटिवली कितना समय लगेगा वो भी तैयार हो रहा है। तो ज्यादातर मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जिस क्वेश्चन को देख के मुझे सोचना पड़ रहा है कि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो मतलब शायद वो क्वेश्चन मुझे अपफ्रंट नहीं लेना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मैं उस क्वेश्चन को बात के लिए रख सकता हूं या फिर कंप्लीटली छोड़ सकता हूं। तो क्वेश्चन सिलेक्शन सही तरीके से करो, ट्राई टू फाइंड आउट अ वे कि कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज आप ध्यान में रखना। दूसरा पॉइंट है, डू नॉट स्पेंड मोर देन 3 मिनट्स टाइम ऑन एनी क्वेश्चन इन फर्स्ट 30 मिनट्स। दोस्तों ये बहुत ही ध्यान रखना, खास करके अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो, आपने 90% भी सिलेबस अपना किया हुआ है, तो एक चीज आपको याद रखनी होगी कि आपको इजी क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। पर अगर आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय डाल दिया तो शायद पीछे के सेक्शन में जो इजी क्वेश्चन थे उसको एक्सप्लोर करने का आपको समय ही ना मिले। तो आपको यहाँ पे एक चीज गांठ बांध देनी है, मतलब आपको इसको माइंड में फिट कर लेना है कि आपको कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, इजी है, ट्रिकी है, जो भी है, लेकिन आपको उसके ऊपर 3 मिनट से ज्यादा समय स्पेंड नहीं करना है। मतलब आप देखोगे मॉक टेस्ट के अंदर ये चीजें होती है आपके साथ में कि आपने क्वेश्चन लिया, आपको लग रहा है कि हो जाएगा, एसआईसीआई का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, या स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, करते करते आपके 5-6 मिनट चले गए और फिर आप बिल्कुल क्लूलेस हो गए उसमें। अगर क्वेश्चन हो भी गया लेकिन फिर आपको खुद को एक रिपेंट सा फील होता है, आप खुद रिग्रेट करते हो कि यार मैंने 6-7 मिनट डाल दिए, अब मेरे पास इतना समय ही बचा है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन हुए भी नहीं है, सब नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं। तो हमें यहाँ पे ट्राई करना है कि हम अपने आप को कंट्रोल करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, ईगो पे ना ले। जैसे मैंने यहाँ पे आगे भी मेंशन किया है कि ईगो आपको नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा ये, अगर आप सिर्फ ये चीज श्योर कर लेते हो कि यार मैं कोई भी क्वेश्चन पे 3 मिनट से ज्यादा स्टार्टिंग में स्पेंड नहीं करूंगा। हाँ, मैंने 10 क्वेश्चन कर लिए जो मेरे जोन से थे, जो मुझे आते थे। अब बाकी के जो 12 क्वेश्चन है मैं उसमें इतना क्लियर नहीं हूं, या फिर उसमें से कुछ क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है, मुझे आता तो है लेकिन बहुत लेंदी है, तो ठीक है, अभी आपने कर लिया अपना काम, 10 क्वेश्चन आपने कर लिए। अब अगर आगे के 10 मिनट में आप 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी कर लेते हो, आपके 12 क्वेश्चन हो गए, विल श्योरली एंश्योर 99+ परसेंटाइल। तो उस केस में आप ठीक है 5 मिनट डाल सकते हो लास्ट में कोई एक क्वेश्चन के लिए, बट स्टार्टिंग में तो हमें बिल्कुल नहीं डालना है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट सबको क्लियर है, राइट। ओके, एक और चीज है दोस्तों, स्मार्ट गेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वांट में, एलआरडीआई में, सब सेक्शन में। जहां पे भी पॉसिबल है क्वेश्चन को थोड़ा सा बैकवर्ड तरीके से देखो, ऑप्शन से देखो, कि जैसे अगर आपको 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें 3 नंबर आपके 3 के मल्टीपल में, एक ही नंबर ऐसा है जो 3 के मल्टीपल का नहीं है, और आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन के अंदर आंसर आपका 3 के मल्टीपल में नहीं हो सकता, तो सीधा सीधा वो ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो आपको हर बार कन्वेंशनली क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर कोई टीटा क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको पता चल जाता है कि इसका वैल्यू 0, 1, 2, 3 में से ही कुछ आ सकता है, और एग्जैक्टली निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है, तो आप वहां पे गेस करके आ सकते हो, क्योंकि टीटा है तो वहां पे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, टीटा क्वेश्चन है, आंख बंद करके कुछ भी वैल्यू लिख के आ रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये काम मत करना। आप तभी टीटा क्वेश्चन के अंदर गेस करके आंसर लिख के आओगे जब आपको पता है इसका आंसर 3-4 वैल्यू में से कोई एक हो सकता है, या फिर 2-3 वैल्यू में से ही कोई एक हो सकता है, तब वो गैस वर्क काम करेगा। रैंडमली कुछ भी जय माता दी करके 150 डाल के आ गए, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। ओके, एंड गाइस, व्हाट विल बी द आइडियल टारगेट फॉर अपकमिंग कैट 2025 एग्जाम, राइट।
2024 का पेपर थोड़ा सा इजी था, कट ऑफ ऊपर चले गए थे। 2023 थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट साइड पे था, कट ऑफ काफी नीचे आए थे। 2022 21 वाज लाइक अ बैलेंस पेपर, ठीक है, मॉडरेट था, ना बहुत डिफिकल्ट ना बहुत इजी। तो गाइस 2025 मुझे ऐसा लग रहा है कि इट विल बी समवेयर क्लोज टू 22 23, श्योरली नॉट लाइक 24 जो कि बहुत ही इजी था, कट ऑफ काफी ऊपर गए थे। मुझे नहीं लग रहा है उतना इजी पेपर आएगा। मेरा अंदाजा ये है कि 25 आपका 23 के आसपास रहना चाहिए, राइट। अब 23 में भी अगर आप देखोगे तो आपको इजी क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। कौन सेक्शन देखो, आपको काफी सारे डुएबल क्वेश्चंस थे, राइट। तो आपके लिए कैट 2025 में आइडियली टारगेट ये होगी कि 95 परसेंटाइल, अब 6 to 7 करेक्ट क्वेश्चन करके आ जाओगे तो आपके 95 परसेंटाइल आ जाएंगे। 99 परसेंटाइल के लिए आपको अराउंड 10 क्वेश्चंस करेक्ट करने होंगे, नेट करेक्ट, ठीक है। एंड 99.99 परसेंटाइल के लिए आपको 15 to 16 क्वेश्चन नेट करेक्ट करने होंगे। तो दिस इज व्हाट आई फील शुड बी योर टारगेट्स, राइट, फॉर कमिंग कैट एग्जाम। अब अगर पेपर थोड़ा इजी आता है तो ये एक दो क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे। अगर पेपर इससे भी डिफिकल्ट आता है, विच इज वेरी लेस लाइकली, तो डेफिनेटली वो कम भी हो सकता है, बट मोस्ट लाइकली आपके 23 के आसपास पेपर आएगा। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने PYQs भी देख लिए हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको टारगेट्स दे दिए। अब हम बात करते हैं LRDI सेक्शन की। तो गाइस LRDI के अंदर हम क्या स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। अब इसमें कोई राउंड 1 राउंड 2 टाइप नहीं है, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है कि 3 पार्ट में आपको टाइम को डिवाइड कर देना। आपके जो टोटल 40 मिनट्स है उसको आप पहले 6 मिनट, ठीक है, फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स एंड फिर 15 मिनट्स एंड फिर 9 मिनट्स, 4 पार्ट में आप ऐसे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, पहले 6 मिनट में सेट सिलेक्शन करोगे, सिर्फ और सिर्फ सेट सिलेक्शन एंड सेट रीडिंग। लेट मी राइट इट दिस वे, सो इट्स सेट रीडिंग एंड सिलेक्शन, ठीक है। अब यहां पे रीड कैसे करना है, क्योंकि आपके काफी बार तो काफी लंबे सेट्स आते हैं, तो दोस्तों आपको पूरा सेट रीड करने का टाइम नहीं मिलेगा, नहीं तो उसमें ही 4 मिनट चले जाएंगे आपके। तो आपको जीस्ट ले लेना है हर एक सेट का। अगर 5 सेट आए तो ऑन एन एवरेज आपको 1 मिनट का टाइम हर एक सेट पे स्पेंड करना है एंड अनदर 30 सेकंड टू जज कि क्या है ये सेट और क्या मैं ये कर सकता हूं, नहीं कर सकता, या बाद में करना चाहिए, पहले करना चाहिए, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा उसके लिए, करेक्ट। सो अराउंड 1.5 मिनट आपको हर एक सेट पे स्पेंड करना है और अपना एक जजमेंट बनाना है कि यार ये 5 सेट मेरे सामने है, उसमें से ये सेट सबसे ईजी है, ये मैं पहले करूंगा, फिर इसके बाद में ये वाला सेट करूंगा एंड फिर टाइम जो अगर मुझे मिला तो उसमें ये मैं थर्ड सेट लूंगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, तो ये आपने सेट सिलेक्शन किया, आपने आइडेंटिफाई किया कि एक इजी मॉडरेट सेट है, वो आप फर्स्ट करोगे, ठीक है। फिर आपने देखा कि एक जो सेकंड वाला सेट जो आप करने वाले हो, बाकी सारे सेट आपके मॉडरेट या मॉडरेट डिफिकल्ट या डिफिकल्ट थे, कोई भी अभी इजी मॉडरेट नहीं है। तो सेकंड वाला सेट आपने एक मॉडरेट लेवल का लिया, क्योंकि आप उस एरिया में कंफर्टेबल हो, चाहे वो गेम्स एंड टूर्नामेंट है, कौन बेस्ड पजल है, अरेंजमेंट है, जो भी है, तो आपने वो सेट लिया और आप उसको करोगे। अब थर्ड वाला जो सेट है, इसके बाद में जो मॉडरेट सेट आपने किया, उसके बाद में सारे सेट या तो मॉडरेट डिफिकल्ट है या डिफिकल्ट है। तो इसके अंदर ये आपको कंप्लीट करना है। इसमें अगर 4 या 5 क्वेश्चन है, इसको आपको 100% एक्यूरेसी से करना है। ये सेकंड वाला सेट भी आपको कंप्लीट करना है, उसमें 4 या 5 क्वेश्चन है, 100% एक्यूरेसी से कंप्लीट करना है, ठीक है। ये जो थर्ड वाला सेट है, इसके अंदर सिर्फ आप 2-3 क्वेश्चन का टारगेट सेट करो। देखो, अगर पूरा सेट हो जाता है अलग चीज है, लेकिन अगर आप 2-3 क्वेश्चन का भी टारगेट सेट करते हो, ओवरऑल अगर आप देखोगे आपका परसेंटाइल 99.5 के आसपास आ जाएगा। आर गेटिंग दिस पॉइंट? सो गो विद दिस स्ट्रेटजी। तो आप टाइम एलोकेशन कैसे करोगे? 6 मिनट सेट सिलेक्शन आइडेंटिफिकेशन, 10 मिनट आपका फर्स्ट इजी वाला जो सेट है, या पूरे पेपर में जो सबसे इजी सेट आपको लगा था, तो आप उसको 10 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। जो नेक्स्ट सेट है वो थोड़ा और डिफिकल्ट है, तो उसके लिए आप 15 मिनट लगाओ सेकंड सेट के लिए, ठीक है। अब आपके पास में सिर्फ 9 मिनट्स बचे। तो ये 9 मिनट्स में आप थर्ड सेट पूरा तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि थर्ड सेट डेफिनेटली फर्स्ट सेट से तो इजी होगा नहीं तो आप उसको थर्ड पोजीशन पे क्यों रखते, करेक्ट है। तो ये डेफिनेटली ऐसा सेट है जो आपके हिसाब से या आपको वो ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसमें ज्यादा समय जाने वाला है। तो 9 मिनट में पूरा सेट तो होने वाला नहीं है। तो यहां पे आप क्या करोगे कि स्मार्ट गैस यूज करोगे, या फिर अगर 1-2 क्वेश्चन आपने डेटा पढ़ा और क्वेश्चन को देखा और ऐसा लग रहा है कि इतने एनालिसिस से मेरे 2 क्वेश्चन आंसर हो जा रहे हैं, तो मैं उसको पहले उठा लूंगा। वो 2 क्वेश्चन मैंने कर लिए, एक आध 2 टीटा क्वेश्चन है, उसके अंदर मुझे पता चला कि इसमें आंसर इसके इस लिमिट के बाहर नहीं जा सकता, तो वहां पे आपने थोड़ा गैस वर्क यूज कर लिया। तो इस तरीके से आप करके आओगे। सो गाइस, आइडियली अगर आप 12 क्वेश्चन का टारगेट सेट करते हो, यहाँ पे एक एवरेज स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, वंस अगेन इफ यू आर वेरी गुड एट LRDI, यू कैन ट्राई फॉर 3 फुल सेट्स,
एंड गेट 100 परसेंटाइल इन दैट, राइट, वो अलग चीज है। अगर आपका बहुत LRDI सेक्शन वीक है तो आप 1.5 सेट टारगेट करोगे, बट अल्टीमेटली आप उसमें 95 प्लस परसेंटाइल तो ला सकते हो अगर आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो। सो प्लीज इंप्लीमेंट दिस स्ट्रैटेजीज इन मॉक टेस्ट, फाइन ट्यून इट बिफोर यू एक्चुअली सिट फॉर द कैट एग्जाम। अब यहाँ पे ज्यादा स्टूडेंट का एक सवाल होता है कि सर अगर मैंने पहला सेट सिलेक्ट किया जो मुझे लग रहा था इजी है लेकिन वो डिफिकल्ट निकला और 5-6 मिनट स्पेंड करने के बाद मुझे पता चला ये सेट नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो गाइज यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है, रॉन्ग सेट सिलेक्टेड, नो वरीज, दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड यार। एक रॉन्ग सेट मुझसे सिलेक्ट हुआ उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पूरे सेक्शन को, पूरे पेपर को खराब कर दूंगा। तो यहां पे वंस अगेन हम वो टाइम स्प्लिट पे चले जाते हैं दोस्तों। देखो हमें एक सेट करने के लिए, फर्स्ट सेट करने के लिए हमें 10 मिनट लगने वाले हैं, सेकंड सेट के लिए मुझे 15 मिनट लगने वाले हैं, सेट सिलेक्शन में मैंने 6 मिनट डाल दिए, ठीक है, और आखिरी 9 मिनट में मैं वैसे ही पूरा सेट नहीं करने वाला था। मैं क्या करने वाला था? 2-3 क्वेश्चन करने वाला था, करेक्ट है। तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि अगर मैंने गलत सेट सिलेक्ट कर दिया तो ये जो 9 मिनट्स में मैं करने वाला था वही चीज मैंने यहां पे कर ली, कुछ मैंने और तो नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं इसको सही सेट सिलेक्ट करता तो कहीं ना कहीं इस पे मैं लास्ट में आता, तो मैं 9 मिनट्स के अंदर मुझे वो होता कि ये सेट तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो गाइज यहाँ पे सोचने जैसा कुछ नहीं है, मतलब डरने जैसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी को स्टक करना है कि अगर आपको लगा कि आपको ऐसा लग रहा था एक पर्टिकुलर सेट जो आपने लिया वो आपको लगा कि इजी मॉडरेट होगा, बट जब आपने उसको सॉल्व करना शुरू किया उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है, तभी वो डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो आपको यहां पे बिल्कुल मूव ऑन कर जाना है कि 6 मिनट मेरे चले गए, वो जो लास्ट में मैं 9 मिनट स्पेंड करने वाला था वो मैंने अभी कर, वैसे 6 मिनट अभी मैंने कर लिए, मैं इस सेट में लास्ट में वापस आऊंगा, ठीक है। और इसीलिए मैं हमेशा बताता हूं कि रफ वर्क है ना फेयर वे में करो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ये सेट का आपने पूरा स्क्रैप करके फेंक दिया और आगे बढ़ गए, अब वापस उस पर आना है तो आप आ ही नहीं सकते, ऐसा मत करना। जो भी आप रफ वर्क करते हो ना थोड़ा मेटिकुलस वे में करो, ताकि अगर कोई सेट को आपने हाफ वे छोड़ा तो आप उसके ऊपर वापस आ सको, राइट। तो अब आप क्या करोगे, इसको छोड़ दो, आपके 6 मिनट चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, वापस एक सेट को देखो जो आपको लग रहा है कि अभी डेफिनेटली इजी होगा, तो आपने वो सेट को पिक किया और उसको 10 मिनट में करने की कोशिश करो, एक और सेट को 15 मिनट में करो, और फिर लास्ट में अगर 3-1 मिनट बच गए तो वापस ये सेट पे आ सकते हो और थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो, क्योंकि अब आप थोड़े से और कंफर्टेबल हो गए हो, आपने ऑलरेडी 2 सेट सॉल्व कर लिए, तो शायद आपका माइंड भी थोड़ा जल्दी थिंक करेगा। स्टार्टिंग में आप थोड़े प्रेशर में आ गए थे तो जो चीज आपके सामने है वो भी नहीं दिख रही थी, बट अभी आपको वो चीज दिखेगी। सो उम्मीद करता हूं कि आप ये चीजों को मॉक टेस्ट में इंप्लीमेंट करोगे, ये सारे सिनारियों को आप फेस करोगे, ताकि फाइनल एग्जाम में देखो आपको भी नहीं पता है क्या होने वाला है, पर आप ये सब चीजों के लिए तैयार होने चाहिए, प्रिपेयर्ड होने चाहिए, है ना। तो हमारा मॉक टेस्ट का जो रोल है वो वही है कि वो हमें फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है। अभी क्लियर? तो ये एक चीज को आप ध्यान में रख सकते हो। ओके, ऑलवेज ट्राई फॉर सेट्स विथ मोर डेटा क्वेश्चन। काफी लोग ये सोचते हैं दोस्तों, ये गलत है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। मतलब काफी लोग ऐसा सोचते हैं सर मैंने ये सेट उठाया क्योंकि इसमें बहुत डेटा क्वेश्चन थे। भाई वो सेट थ्योरी वेन डायग्राम का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेट था, या मल्टी वेरिएबल सेट वाला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेट था, ठीक है। उसके अंदर मतलब आप टीटा क्वेश्चन है उससे आप उसको पिक नहीं करोगे, या फिर पूरा सेट मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि उसमें सारे वैल्यू 0 to 6 में ही आ रहे हैं, पर गाइस 0 to 6 में सारे वैल्यू आ रहे हैं, एक आध दो आपके सही हो जाएंगे तो वो तो आप लास्ट में कर सकते हो। इनिशियली आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप तुक्केबाजी ना करो। इनिशियली जो पहले 30 मिनट है उसके अंदर आपको 2 सेट सही से सॉल्व करने, एक आध क्वेश्चन उसमें अगर बहुत डिफिकल्ट है और आपने कुछ स्मार्ट गेस किया चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए आप 4-5 क्वेश्चन स्मार्ट गेस करके आ, राइट। स्टार्टिंग में आपको 2 सेट सही से सॉल्व करना है, फिर तीसरे सेट के अंदर आप थोड़ा स्मार्ट गेस ये वो कर सकते हो। आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट? तो प्लीज डू नॉट बी ड्रिवन बाय दिस परसेप्शन कि टीटा है तो करो, स्कोर नहीं आएगा उससे, राइट। स्मार्ट गैस जैसा मैंने बताया जहां पे पॉसिबल है वो इंप्लीमेंट करो, हमने कौन सेक्शन में देखा। अब बात करते हैं आइडियल टारगेट्स की। तो गाइज LRDI अगर आप देखोगे दे LRDI हमेशा अच्छा आता है कैट में। अगर आप 2024 का भी LRDI देखोगे फालतू LRDI नहीं था, यस एक आध सेट थोड़ा इजी आ गया था, जैसे वो कैंडल स्टिक चार्ट हो गया या वो वाले सेट, बाकी अच्छे सेट्स भी आए थे, राइट। तो LRDI के अंदर आपका 95 परसेंटाइल कैसे अचीव हो जाएगा? वापस गाइज अगर आप 6 क्वेश्चन सही कर लोगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक अच्छे पेपर में आपके 95 परसेंटाइल आ जाएंगे, 6 नेट करेक्ट, मतलब 18-20 मार्क्स पे आपके 95 परसेंटाइल आ जाएंगे। 99 परसेंटाइल के लिए मेरा सेफ स्कोर रहेगा 9 to 10 क्वेश्चन वंस अगेन,
ठीक है। इनफैक्ट इसके अंदर 8 to 9 भी हो जाता है अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आता है। एंड 99.99 परसेंटाइल के लिए गाइज अराउंड 13 to 14 क्वेश्चंस। 14 क्वेश्चंस पे मोस्टली आपके 14 नेट करेक्ट, मतलब 42 मार्क्स पे मोस्टली आपके 99.89 परसेंटाइल बन जाते हैं। तो ये आपके मोटे मोटे टारगेट्स हो गए फॉर अपकमिंग कैट 25 एग्जाम, राइट। ओके, अब बात करते हैं स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी की। अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स है ना ये चीज सोचते हैं कि सर आई वांट टू गेट 100 परसेंटाइल, आई नीड टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस। भाई 100 परसेंटाइल सबको चाहिए, लेकिन क्या वो पॉसिबल है मेरे लिए, क्या मैं उतना प्रिपेयर्ड हूं, ये आपको सोचना होगा। तो अभी जब आप मॉक टेस्ट लिख रहे हो तो आप क्या करोगे, सीधा ऐसा नहीं कि आज मॉक टेस्ट लिखना शुरू किया, चलो आज 100 परसेंटाइल ले आते हैं, ऐसे थोड़ी ना 100 परसेंटाइल आएगा। मेरी प्रिपेयर्डनेस कितनी है, राइट। इट्स लाइक दोस्तों कि मुझे मसल्स बिल्ड करने हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, सीधा 100 केजी का वेट उठाने की कोशिश करी, क्या मुझसे उठेगा? अगर उठ भी गया मेरा बैक डैमेज हो जाएगा, क्योंकि मेरे मसल्स, मेरे जो बॉडी है उतने वेट के लिए तैयार नहीं है। तो क्या वो चीज मुझे करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं पहले 20-30 केजी से शुरू करूंगा, फिर उसमें कंफर्टेबल हो गया, मेरी स्ट्रेंथ बिल्ड हो गई, तो मैं फिर 40 केजी करूंगा, 50 केजी करूंगा। तो एग्जैक्टली वही अप्रोच हमें यहां पे भी यूज करना चाहिए कि यार मुझे 100 परसेंटाइल लाना है, इसलिए मैं अनशन अटेम्प्ट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं क्या करूंगा, मॉक टेस्ट अगर मैं अभी लिख रहा हूं, मैं पहले टारगेट करूंगा मेरा एक सेट सही हो जाए। अब एक सेट मेरा सही हो रहा है, टाइम बचा है, मैं दूसरा सेट सही करने की कोशिश करूंगा। कंसिस्टेंटली मैंने देखा कि 3-4 मॉक 5 मॉक हो गए, मेरे 2 सेट हमेशा सही हो जा रहे हैं। ठीक है, चाहे पेपर ट्रिकी आया, थोड़ा डिफिकल्ट आया, कुछ भी आया, इजी आया तो आप ज्यादा ही कर लोगे ऑफ कोर्स। तो मेरे 2 सेट हो रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्रेसिव बनूंगा और मैं टारगेट सेट करूंगा कि इस बार मुझे 2.5 सेट करना ही करना है। तो 2 सेट मैंने कर लिए और फिर मैं तीसरा सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे ही मैंने ये किया, मैंने देखा कि मेरा ओवरऑल स्कोर कम हो गया क्योंकि मेरी एक्यूरेसी कम हो गई। तो ये एक इंडिकेशन है कि अभी भी मैं तीसरे सेट के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, मुझे आराम से 2 ही सेट करने चाहिए। वापस मैंने थोड़े टाइम 2 सेट किया, तीसरे सेट के लिए मैं ट्राई करता रहूंगा, लेकिन जैसे ही मेरी एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो रही है मैं वापस 2 सेट पे आ जाऊंगा। जिस दिन मैं विदाउट अफेक्टिंग माई एक्यूरेसी, अगर मैं तीसरा सेट के 2-3-4 क्वेश्चन कर पा रहा हूं, तभी मैं आगे प्लान करूंगा कि अब मैं थर्ड सेट के लिए रेगुलरली ट्राई करता हूं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आप जितने भी क्वेश्चन करो, चाहे आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो, 12 कर रहे हो, 15 कर रहे हो, 6 कर रहे हो, अल्टीमेटली आपकी 90% के आसपास एक्यूरेसी मेंटेन रहनी चाहिए। So you increase your attempts without disturbing your accuracy. That's it. आंख बंद करके 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सर मेरे 6 ही सही हुए, कोई मतलब नहीं है उसका। अगर आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 6 ही सही हो रहे, या 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 6 ही सही हो रहे, नेक्स्ट मॉक में आपको सिर्फ 7 क्वेश्चन करने और 7 सही करने की कोशिश करनी है, rather than trying for 12 questions. Are we all clear? So this is how you set your benchmarks कि मुझे कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, what is the right attempt for me by keeping your accuracy constant. ठीक है। Does accuracy count in percentile? The answer is no. Guys, accuracy का percentile कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं है, बट एक सीधा कोरिलेशन ये है, हायर दी एक्यूरेसी बेटर विल बी द परसेंटाइल। क्योंकि जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती है आपके ओवरऑल स्कोर से ज्यादा आता है, और परसेंटाइल सीधा सीधा आपके स्कोर से रिलेटेड है, ना कि आपकी एक्यूरेसी से। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, मैंने क्लियर कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं मॉक एनालिसिस की। हर एक मॉक टेस्ट को लिखने के बाद हमें उसको एनालाइज करना है, तो कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए। एंड द सेम थिंग गोज फॉर इवन सेक्शनल टेस्ट। तो यहाँ पे मैं मॉक टेस्ट का बता देता हूँ, सेक्शनल टेस्ट के लिए आप वही लॉजिक को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों आइडियली एक मॉक टेस्ट लिखने के बाद आपको कम से कम 4 घंटे लगेंगे उसको एनालाइज करने के लिए, स्पेशली इन दिस स्टेज। मे बी नवंबर के अंदर आपको शायद 4 घंटे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, आप 2-2.5 घंटे में वो एनालिसिस कर लोगे। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने मॉक टेस्ट लिखा 1 घंटे में एनालिसिस कर लिया और हो गया, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है। तो क्यों हमें 4 घंटे लगते हैं और हमें करना क्या चाहिए इसके अंदर, तो वो समझ लेते हैं। सो गाइस, मॉक टेस्ट लिखने के बाद आपको सारे क्वेश्चन को रिव्यू करना है, जो करेक्ट है वो, इनकरेक्ट है वो, एंड जो अनअटेम्प्टेड थे वो, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने की बात नहीं करी, मैं रिव्यू कर रहा हूँ पहले तो। आई एम जस्ट क्रॉस वेरीफाइंग माई सिलेक्शन, क्वेश्चन सिलेक्शन, कि क्या एलआरडीआई में मैंने सही सेट सॉल्व सिलेक्ट किया था, क्या क्वांट के अंदर मैंने सही क्वेश्चन को सिलेक्ट किए थे। क्योंकि ज्यादातर मॉक के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो वो क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन का लेवल बताते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के सामने ऐसे कुछ लोग ऐसे सिंबल भी यूज करते हैं, लॉलीपॉप रख दिया, मिर्ची रख दी एंड ऑल, राइट।
तो वो बताते हैं कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, ये मॉडरेट था, ये इजी था। अगेन वो थोड़ा सब्जेक्टिव रहता है, लेकिन मोर और लेस आप उसके साथ में अग्री कर सकते हो। तो आपको ये देखना है कि आपने जो क्वेश्चन लिए थे, क्या उसमें से कोई मिर्ची वाला तो क्वेश्चन नहीं था, एलओडी 3 टाइप तो क्वेश्चन नहीं था। जो आपने क्वेश्चन छोड़े, क्या वो सारे डिफिकल्ट वाले ही थे, कोई इजी वाला क्वेश्चन तो नहीं छूट गया है ना। सो यू विल ऑलवेज रिव्यू योर सिलेक्शन स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो वो पहला हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, यू नो टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स एंड ट्राई नॉट टू रिपीट इट, कि अगर आपका क्वेश्चन सिलेक्शन में कोई गलती हुआ है तो वो गलती आपको नहीं दोहरानी है, राइट। एलआरडीआई में सॉल्व एवरी सेट इवन इफ इट टेक्स मोर टाइम। गाइस आपको क्वांट के अंदर और एलआरडीआई दोनों के अंदर आपके जो सही हुए उसको भी देखना है। खास करके क्वांट के अंदर काफी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 22 में से मेरे 10 क्वेश्चन सही हो गए, वो एनालिसिस में उसको देखते ही नहीं है, वो सिर्फ बाकी के 12 क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो ये भी एक गलत चीज है। ये जो 10 क्वेश्चन आपके सही हुए उसको एक बार देख लो, कहीं कोई शॉर्टर मेथड तो नहीं था। उस पर टाइम स्पेंड नहीं करना है आपको, उसको सिर्फ एक बार देख लेना है कि कहीं कोई शॉर्टकट तो नहीं था जो मैंने मिस किया हो, राइट। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं था मेरा तुक्के से आंसर आ गया, मेरी अंडरस्टैंडिंग या मेरा लॉजिक गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए, करेक्ट। तो आप उसको भी देखते हो जो आपके सही हुए, और जो आपके इनकरेक्ट हुए हैं उसके आपको आंसर्स नहीं देखने हैं, उसको आपको पहले खुद से विदाउट लुकिंग एट सोल्यूशन ट्राई करना है। और फिर आपने ट्राई किया, फिर उसके सोल्यूशन को आप चेक करोगे। काफी बार ऐसा हो जाएगा कि जो 12 क्वेश्चन आपने छोड़े थे उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन तो आफ्टर द मॉक आपसे ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, बट ड्यूरिंग द मॉक बिकॉज ऑफ द टाइम प्रेशर यू कुडंट सॉल्व देम। आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये चीजें आपको करनी है। सिमिलरली एलआरडीआई के अंदर जो सेट आपने सॉल्व किया उसके लॉजिक को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, मोस्ट लाइकली वो सही होगा जो अगर आपका सेट सही हुआ है। और जो आपने छोड़ दिए थे उसको आप वापस एक बार अच्छे से ट्राई करोगे, और वो आपकी एक्चुअल लर्निंग है, वो आपको एक प्रैक्टिस मिल रही है उधर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो यस, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। LRDI solve every set even if it takes more time. Every unsolved set, not the solved one. Solved को आप वापस LRDI को सॉल्व नहीं करते हो, ठीक है, सिर्फ एक बार देख लेते हो। और जो अनसॉल्व सेट है उसको आप पूरा सॉल्व करते हो, करेक्ट। एंड रिव्यू योर क्वेश्चन सिलेक्शन एंड ओवरऑल स्ट्रेटेजी। तो ये हमेशा आपको करना होगा, और इसको आप कैसे नोट डाउन करोगे वो मैं आपको स्कोर ट्रैकर शीट में दिखाता हूं। तो चलो अब हम देखते हैं कि हमारी कौन सी वो एक्सेल है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये एक्सेल शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उधर से इसको डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो ये एक एक्सेल शीट आपके लैपटॉप में आ जानी चाहिए, मोबाइल में मत करना। प्लीज डाउनलोड इट इन कंप्यूटर और लैपटॉप, और बिल्कुल इसी तरीके से आप उसको ओपन करके अपना डेटा उसमें डालना है। तो हर मॉक के बाद में आप इसमें अपना डेटा डालोगे और फिर मेरे साथ में आप शेयर करोगे। मेरा आईडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो अगर आप मुझसे कुछ हेल्प लेना चाहते हो तो आप मेरे साथ में अपने मॉक टेस्ट के स्कोर शेयर करोगे। एक आध मॉक का स्कोर वंस इन अ वाइल एकदम से आके शेयर कर दिया, सर मैं इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ये मेरा आज के मॉक का स्कोर है, क्या ये अच्छा है, मैं क्या कर सकता हूँ, भाई ये भविष्यवाणी हो जाएगी, ज्योतिष विद्या नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ में कम से कम 5-7 मॉक के स्कोर शेयर करोगे तो मैं आपको बता सकता हूं कि इंप्रूवमेंट की गुंजाइश कहां पे है, राइट। साथ में आपको अपना प्रोफाइल वगैरह थोड़ा शेयर करना पड़ेगा, तो मुझे समझ में आएगा कि भाई आप कहां पे गलती कर रहे हो, कैसे आप अपने स्कोर को आगे लेके जा सकते हो 100% तक, राइट। ओके, तो ये एक चीज बता दी मैंने। अब यहां पे देखो आपको क्या करना है। जैसे आपने कल एक मॉक टेस्ट लिखा अनअकैडमी का, तो ये आपका पहला मॉक था, तो आप 1 लिखोगे, डेट लिख दिया, टाइम लिख दिया, कौन सा था। अब दोस्तों बहुत ही जल्दी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा आपका टाइम कौन सा है। अगर आपका मॉर्निंग 8 से 10 का स्लॉट है तो उसके बाद में जैसे ही एडमिट कार्ड आ गया उसके बाद के सारे मॉक आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली मॉर्निंग 8 to 10 में लिखोगे। अगर आपका इवनिंग 4 to 6 का 4:30 to 6:30 का टाइम है तो आप सारे मॉक अपने सिर्फ और सिर्फ 4:30 6:30 में लिखोगे। अगर आप ये चीज करोगे थोड़ा फायदा मिलेगा आपको, ध्यान रखना ये। बट अभी के लिए आप यहाँ पे अभी के लिए आप क्या करोगे, जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है आप मान के चलोगे आपका इन 3 में से कोई भी स्लॉट आ सकता है, तो आप एक मॉक को मॉर्निंग में लिखो, एक मॉक को आफ्टरनून में लिखो, एक मॉक को इवनिंग में लिखो, सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड विद एनी टाइम ऑफ द डे। वो भी अफेक्ट करता है, खास करके अगर आप सपोज नाइट आउल टाइप हो या अर्ली बर्ड हो, तो वो डिपेंड करता है, वो डिसाइड करता है कि आपका मॉक का परफॉर्मेंस कैसा होगा, राइट। तो वो चीजें अफेक्ट नहीं करनी चाहिए हमारे स्कोर को। अब यहाँ पे आपने लिख लिया, अब जैसे आपका पहला सेक्शन है VARC, तो आप खुद अपना एक जजमेंट लिखोगे कि इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको कैसा लगा। जो पहले 1-2 मॉक हो गए उसमें शायद आपके पास में कोई रेफरेंस नहीं है कि मैं डिफिकल्ट किसको कहूँ, इजी किसको कहूँ, तो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखोगे। लेकिन जैसे जैसे आपके मॉक होते जाएंगे, एक बार आपने 4-5 मॉक लिख लिए तो आपको पता चलेगा यार ये तो काफी इजी था पिछले 3 से, यार ये तो बड़ा चैलेंजिंग था,
तो आप अपना जजमेंट लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो सेम चीज आपको हर एक सेक्शन के लिए करनी है। फिर आप वहां पे लिखोगे आपने अटेम्प्ट कितने किए, तो वीआरसी में आपने 11 अटेम्प्ट किए, ठीक है। उसमें आपके मार्क्स कितने आए, तो सपोज आपके 11 में से 9 सही हुए तो आपके मार्क्स आ गए 9 3 27, और जो दो गलत हुए थे वो टीटा क्वेश्चन थे, तो कोई आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो सपोज आपके 27 मार्क्स आ गए। तो आपकी एक्यूरेसी कैसे बनी, तो गाइस आपके 9 में से अगर 11 में से अगर आपके 9 सही हुए तो आपकी एक्यूरेसी कितनी हो गई दोस्तों यहाँ पे, व्हाट विल बी योर एक्यूरेसी, तो कहने से यहाँ पे आपका 1/11 कितना होता है, राइट। 2/11 आपका 18.18 होता है, तो 18.18 हटा दो तो ये अप्रोक्सीमेटली 82% की एक्यूरेसी आ जाएगी आपकी। आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट, 82% के आसपास आपकी एक्यूरेसी आ गई। तो अब ये हर एक सेक्शन के लिए आपको लिखना है कि भाई मेरी एक्यूरेसी क्या है। आइडियली आपको कोशिश करिए कि ये जो आपकी एक्यूरेसी है ना हर एक सेक्शन में वो 90% के आसपास रहे, 90% के आसपास। अब 90% के लिए जैसे अगर मैंने 4 ही क्वेश्चन किए तो मेरे चारों सही होने चाहिए, क्योंकि अगर 4 में से मेरे 3 सही हो रहे तो वो एक्यूरेसी क्या हो गई दोस्तों, 75% हो गई। तो ये तो बहुत कम हो गई, मुझे तो 90% के पास में रखनी, मतलब 4 क्वेश्चन किए तो चारों सही होने चाहिए। लेकिन हाँ, अगर मैंने 7 क्वेश्चन किए हैं, एक गलत हो गया तो चलेगा, 7 में से एक गलत मतलब मेरी 86% के आसपास एक्यूरेसी हो गई, वो एक बार चल जाएगा। कि अगर मैंने 9 क्वेश्चन किए 8 सही है तो चलेगा, बट 9 में से 7 सही हुए तो वापस एक्यूरेसी काफी ड्रॉप हो जा रही है, करेक्ट है। तो आइडियली आपका एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो आपको कोशिश वो अचीव करने की करनी है, राइट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होनी चाहिए, ये ध्यान रखो, राइट। ओके, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि क्या कहीं आप ओवर अटेम्प्ट तो नहीं कर रहे हो ना। आप हमेशा देखोगे कि जैसे आपने 10 क्वेश्चन किए थे आपकी 80% की एक्यूरेसी है, जैसे ही आपने 15 क्वेश्चन किए आपकी 70% की एक्यूरेसी हो गई, मतलब मुझे 15 क्वेश्चन करने ही नहीं है, अज्यूमिंग के लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज सेम, राइट। फिर आप क्या करोगे, हर एक मॉक के एंड में आपका ओवरऑल स्कोर परसेंटाइल क्या आया था, परसेंटाइल क्या इंडिकेट करता है, आपका रिलेटिव परफॉर्मेंस क्या है। गाइज आप जिसका भी मॉक लिख रहे हो अल्टीमेटली वो परसेंटाइल एक्यूरेट नहीं होते, क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट्स मॉक लिखते हैं उस टाइम पे, राइट। तो आपको परसेंटाइल कभी भी एक्यूरेट नहीं मिलते, परसेंटाइल तभी एक्यूरेट आते हैं जब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स वो मॉक लिख रहे हैं। बट आपको ये पता चलेगा कि इस बार मेरे 80 मार्क्स आए और मेरा 80 परसेंटाइल आया है, मतलब 20% स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर मॉक लिखने वाले 20% स्टूडेंट्स मुझसे ऊपर है। नेक्स्ट टाइम मेरे 80 मार्क्स आए लेकिन मेरा 90 परसेंटाइल आया, मतलब सिर्फ 10% मुझसे ऊपर है। तो इसका क्या इंडिकेशन हुआ कि यार ये मॉक थोड़ा डिफिकल्ट ज्यादा था, लोगों को ये मॉक ज्यादा डिफिकल्ट लगा है। मेरा स्कोर तो सेम रहा लेकिन मेरा परसेंटाइल इंक्रीज हो गया, मतलब मुझे ये मॉक थोड़ा इजी लगा है, लोगों को ये मॉक ज्यादा डिफिकल्ट लगा है। समझ में आ रहा है। सो यू कैन ड्रॉ दिस कंक्लूजंस एंड देन यू विल आल्सो राइट डाउन योर रिमार्क्स कि यार आपको क्या लग रहा है, आपने क्या गलतियां करी, क्या इंप्रूव करना है, आप बिल्कुल उसको लिखोगे। जैसे आपका रिमार्क ये हो सकता है, in quant section I spent 7 minutes on one particular question which I should have not done. It's like you are talking to yourself, right? Similarly in LRDI section I chose one set which was of games and tournament. I felt I'll do it but I thought I can do it but I couldn't do. तो मतलब कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि यार मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि गेम्स एंड टूर्नामेंट मुझे पहले सिलेक्ट करना चाहिए, मुझसे हो ही जाएगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको सेट को उसके एरिया से पिक नहीं करने चाहिए, आपको जो सेट इजी लग रहा है वो पिक करना चाहिए, करेक्ट। तो जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है, रिमार्क्स है, वो यहाँ पे लिखोगे। इट विल रिमाइंड यू कि यू शुड नॉट बी कमिटिंग द सिमिलर मिस्टेक्स इन द सब्सिक्वेंट मॉक्स। और उसके बाद में आप यहाँ पे लिखोगे कि आपके कौन से एरिया वीक्स है, कौन से एरिया वीक है और उसमें आपको क्या रिवीजन की जरूरत है। तो आप अपना एक रिवीजन प्लान बना दोगे कि नेक्स्ट मॉक में लिखूंगा उससे पहले मुझे पूरा ज्योमेट्री अच्छे से रिवाइज करना है या मुझे थोड़ा एरिथमेटिक अच्छे से रिवाइज करने की जरूरत है। तो आप ये चीज यहाँ पे लिखोगे क्योंकि रिवीजन आपको काफी जरूरत पड़ेगी। तो आप वो रिमार्क्स यहाँ पे लिखोगे, उसको फॉलो करोगे और फिर नेक्स्ट मॉक लोगे, राइट। तो ये पूरा मैंने आपका एक डैशबोर्ड बनाया। सिमिलरली गाइज इसके अंदर अगर आप देखोगे तो नीचे मॉक ट्रैकर है, फिर सेक्शनल ट्रैकर है और यहाँ पे एक और टैब मैंने ऐड किया है, वो है आपका शेड्यूल, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था। तो अगर आप देखोगे सेक्शनल ट्रैकर, तो सेक्शनल ट्रैकर भी उसी तरीके से बनाया हुआ है, तो आपको वो शीट में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये शीट अच्छी लगेगी, इससे काफी फायदा होगा। कमेंट्स में अगर ये एफर्ट्स आप अप्रिशिएट करना चाहते हो, एक हार्ट कमेंट्स में रख देना, आई विल फील गुड अबाउट दैट, राइट। तो यस दोस्तों, दैट्स इट एज फार एज मॉक टेस्ट एनालिसिस गोज। बाकी मैंने आपको सारी चीजें बता दी है इस वीडियो में। मैंने सोचा था शायद 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा, बट आई थिंक 40 मिनट का वीडियो हो गया है ये।
but yes, I wanted to ensure कि I give you all the possible inputs which can help you improve your score. मैं चाहता हूँ आप सब लोग एक अच्छा स्कोर करो, तो उम्मीद करता हूँ ये जो मेरे इनपुट्स है वो आपको मदद करेंगे। बाकी मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी सारे फ्री वीडियोस भी कंडक्ट किए, तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक रख दिया है, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में भी उसको देख सकते हो। और साथ में अगर आप मेरे साथ में आगे प्रिपेयर करना चाहते हो कैट का, ओमेट्स का, तो यू कैन गो फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन यूजिंग माई कोड SHAH10। अभी भी मेरे बैचेज है, और ओमेट्स का मैंने रिसेंटली एक नया बैच शुरू किया है, स्नैप, सीमैट, एनमैट का, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों जैसे मैंने बताया कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आ रहा है, और उसके अलावा अनअकैडमी ने ये AI टूल यूज किया है ऊना, ठीक है, तो उसको जरूर से एक्सप्लोर करना। वो फ्री लर्नर को भी सपोर्ट करता है, और जो पेड लर्नर है उनको भी करता है। पेड लर्नर को थोड़े एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगा ये AI टूल को सब लोग एक्सप्लोर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।